Hello, future auditors. So yesterday I received a call from one of my student and he said, मैम एग्जाम की पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ बट जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रही है आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग एंशियस, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि क्या होगा। पास जो मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, ये मेरा ऑलरेडी सेकेंड अटेम्प्ट है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर नहीं हो पाया था, तो मुझे अब बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है। एंड I just said him simple thing. First of all, calm down, breathe, relax. Because see, नर्वस होना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थिंग है। अगर आपकी एग्जाम्स हैं एंड आप नर्वस हो रहे हो, दैट इज नॉट अ नेगेटिव साइन माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपके साथ भी बहुत बार होता होगा। एंड आप अगर इस चीज से परेशान हो रहे हो कि आप बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे हो, एंशियस फील कर रहे हो, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो नो, दैट इज नॉट द राइट थिंग। अगर आप नर्वस हो तो वहां पे हम लोग इसको एक बहुत ही सिंपल सा पॉजिटिव साइन समझ सकते हैं कि आप आपके पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो, आपकी एग्जाम्स आपके लिए बहुत मैटर करती है एंड आप बहुत ज्यादा जेन्युइनली एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हो। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक चीज का ध्यान रखना है, दैट नेवर लेट योर फियर ओवरकम योर मूड एंड योर डायरेक्शन टुवर्ड्स योर स्टडीज। एक टाइम ऐसा आता है जहां पे कहीं ना कहीं पे फियर ओवरकम कर जाता है हमें, कि हम लोग उस फियर के वजह से कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं बुक्स पे। हम लोग बुक खोल के बैठ रहे हैं लेकिन हमें डर लग रहा है कि पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन टफ आ गया तो क्या ये क्वेश्चन नहीं आएगा, वो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ये लास्ट एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, या फिर ये अपियर हुआ था, ये मैं नहीं लिख पाया था, तो इस बार मैं ये पढ़ लेता हूँ। सो ये चीज आपके साथ नहीं होना चाहिए। एंड मैंने अपने स्टूडेंट को भी सेम चीज बोला कि डोंट लेट योर फियर ओवरकम यू। बट उसने मुझे सिंपल बोला, मैम आप ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप पास हो चुके हो, आप सीए बन चुके हो। बट मैंने उसको बोला, बेटा सेम एक्सपीरियंस तो मैंने भी किया है यार। मेरी भी जब एग्जाम होती थी तो मैंने भी तो सेम एक्सपीरियंस किया था, मुझे भी बहुत ज्यादा डर रहता है। एंड यू वोंट बिलीव इट, आई वाज द मोस्ट बहुत ज्यादा डरी हुई लड़की रहती थी मैं ड्यूरिंग माई स्टडीज। बहुत ज्यादा पैनिक कर जाना, एंड इट यूज्ड टू हैपन विथ मी ऑल द टाइम बिफोर माई एग्जाम्स। बट उस वक्त में भी आई यूज्ड टू काम माई सेल्फ डाउन, एंड मैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कोशिश ये करती थी कि मेरे ऊपर फियर जो है वो ओवरकम ना कर पाए, राइट। सो आज मैं आपको सिंपल सी दो ऐसे टेक्निक्स बताने वाली हूं जिससे कि आप भी ये चीज कर सकते हो, आप रिलैक्स रह सकते हो। दो नहीं, एक्चुअली तीन चीज बताने वाली हूं, ठीक है। पहली चीज है, प्लीज गाइस राइट अफर्मेशंस। First thing is, you should always affirmate positively that yes, my studies is going really well, I am feeling confident, and I am really happy with myself, I am satisfied with my all the efforts, I am giving my 100%. So these are the affirmations, kind of affirmations which you should put in your present tense, ओके जिससे कि आपके अंदर आपकी जो वायरिंग है, आपकी जो ब्रेन की वायरिंग है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती जाएगी। अगर आपको अफर्मेशन लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कॉन्टैक्ट विथ मी, आई एम गोना गिव यू अ सिंपल लिस्ट फॉर फ्री, जिससे कि आप अफर्म कर सकते हो एंड आप एक पॉजिटिव नोट पे आपकी पढ़ाई को कर सकते हो रूटीन बेसिस पे। एंड अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो मैंने रिवायर योर सबकॉन्शियस माइंड बिफोर स्टडिंग, इसके ऊपर एक अलग से मॉड्यूल सीरीज भी बनाई हुई है। सिर्फ 3 मॉड्यूल है लेकिन इट विल बी सुपर इफेक्टिव फॉर यू, लिटरली सुपर इफेक्टिव फॉर यू। तो आप जाके वो भी वॉच आउट कर सकते हो, फ्री है यूट्यूब पे, ठीक है। अब सेकेंड थिंग आप क्या करोगे, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या करोगे, दैट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग इन योर एग्जाम हॉल, आपके हाथ में आपका क्वेश्चन पेपर है, यू आर रियली हैप्पी कि आपने उन क्वेश्चंस को देखा एंड सब क्वेश्चंस आपको आते हैं, एंड आपने आपका पेपर जो है बहुत ही स्मूथ तरीके से शुरुआत किया एंड उसका एंड भी बहुत ज्यादा स्मूथ तरीके से किया, राइट। तो आप ये छोटी सी विजुअलाइजेशन रख सकते हो,
ठीक है। अभी उसके अलावा आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करो विच इज जर्नलाइजिंग। सिर्फ इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स और जर्नलाइजिंग में सब कुछ लिखो जो आप फील कर रहे हो, एंड धीरे धीरे आप नोटिस करोगे विद इन अ वीक कि आपके जो रिपीटेटिव पैटर्न्स है वो क्या है, आपकी वीकनेस कहाँ पे आ रही है, आप कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहे हो, एंड आप अपनी आप वर्क करने की कोशिश करोगे आपके वीकनेसेस के ऊपर, एंड विद इन 15 days आई विल गारंटी यू दैट आप आपका जो स्टडीज है वो बहुत अच्छे से कैरी ऑन कर पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक आई थिंक थोड़ा सा लेंदी तो नहीं हो गया ये, आई वाज जस्ट शेयरिंग अ स्टोरी, एंड आई फील कि आप लोगों को भी ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती होगी। जब एग्जाम पास में आते तो डर तो लगता है यार, ठीक है, डर सबको लगता है, लेकिन उस डर को ओवरकम करके अच्छे से पढ़ाई करना एंड एग्जाम में पास हो जाना, वो जो खुशी है ना, वो लाइक the biggest happiness of your life will be that moment. Okay, so yeah, दिस इज इट कि आप ये चीजें ट्राई करो, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारी डिफिकल्टीज जो आपको आपके स्टूडेंट लाइफ में आएगी, पढ़ाई करते वक्त आएगी, उसका सोल्यूशन मैं सिंपल तरीके से आपको देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए अब जंपिंग करते हैं ऑडिट के ऊपर। ठीक है, तो अब आज हम लोग करने वाले हैं एसए 510 विच इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एंड ओपनिंग बैलेंसेस। तो गाइस बताइए मुझे सिंपल मीनिंग इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स है यहाँ पे। नॉर्मल इट इज नॉट ऑडिट एंगेजमेंट, इट इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब इनिशियल का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा कि भाई सबसे फर्स्ट टाइम आप उस ऑडिट के एंगेजमेंट को ले रहे हो, यानी कि यू आर गोइंग टू डू द ऑडिट ऑफ XYZ फर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, इनिशियल टाइम। ठीक है, अगर आप किसी चीज का ऑडिट फर्स्ट टाइम करते हो तो वहां पे आप वहां के ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे चेक करोगे। अब ओपनिंग बैलेंसेस मैंने कि क्या कि देखो, हर अकाउंट में जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स में आप लोगों को पता, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन, एंड सेम कैरी डाउन फिगर हम लोग लास्ट ईयर लेते हैं, यू नो, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, अब 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल पे वही आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आप इस 1 अप्रैल को नए ऑडिटर हो, तो यहाँ पे जो आपने ब्रॉड डाउन के बैलेंसेस जो ले रखे हैं ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट ने, उसके ऊपर आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है बीइंग ऑडिटर, कि आप ये कंफर्म कर पाओ कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो फ्री फ्रॉम एरर है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो ये सारी चेकिंग जो आप करोगे वो सब मेंशन किया हुआ है एसए 510 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आप अज्यूम करके देखिए, आप ऑडिटर हो, आप किसी फर्म का ऑडिट करने जा रहे हो, तो वहां पे आप ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को थरोली चेक करोगे, लेकिन आपको साथ साथ ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इस ईयर से मैच तो करता है, एंड जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था क्या वो सही था, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इससे हर एंट्री इफेक्ट होती है, हर एंट्री इफेक्ट होती है। तो चलिए इसी बेस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्कोप ऑफ एसए 510, ठीक है, डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर ओपनिंग बैलेंसेस एंड इनिशियल, इंक्लूड बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर, एग्जांपल कंटिजेंसीज, कमिटमेंट्स एग्जिस्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। एसए 710 आल्सो अप्लाइज इफ कंपैरेटिव फिगर्स आर प्रेजेंटेड। ठीक है, एसए 710 को छोड़ दो, अभी हम लोग 710 के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम आगे कवर अप करने वाले हैं, तो अभी आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कंटिजेंट्स, कमिटमेंट्स, आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए सर, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री रिसीवेबल्स, बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, इन्वेंट्री, व्हाटएवर, हर चीज में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस तो रहता ही है, राइट। तो उस हिसाब से ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दिस इज द ओवरऑल स्कोप ऑफ एसए। Okay, now definition, initial audit engagement. What does the definition say?
when prior period financial statements were not audited or were audited by a different predecessor auditor। आपकी जो ऑडिट एंगेजमेंट है वो इनिशियल है, वो फर्स्ट टाइम है, तो इसका मतलब है कि पहले ऑडिटर कोई और था, ठीक है, या फिर हो सकता है कि पहले वो ऑडिट के अंदर आता ही नहीं था, ठीक है, उसके टर्नओवर एंड उसके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, टैक्स के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उस पर्टिकुलर कंपनी पर ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं था, ठीक है, दोनों चीजें हैं, तो हम उसी को बोलेंगे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ओपनिंग बैलेंसेस सिंपल है, बैलेंसेस एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड बेस्ड ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रायर पीरियड इंक्लूड्स इफेक्ट्स ऑफ प्रीवियस ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज एज वेल एज डिस्क्लोजर्स लाइक कमिटमेंट्स, ठीक है। तो हमारे जो पहले के जो क्लोजिंग बैलेंसेस है ना, उसमें जो हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रखी है, अब अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिंपल एक एग्जांपल उठाओ, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है, फीफो फॉलो किया है, लीफो फॉलो किया है, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है भाई, तो उसके हिसाब से ही इस साल भी मैच होना चाहिए, क्या वो सही था, ये देखो। अब क्लोजिंग बैलेंसेस में आपने वही क्लोजिंग बैलेंस लिया है इंक्लूडिंग ऑल द, फॉर एग्जांपल यू हैव लाइक यू नो बैड डेट्स आपने ऐड कर दी है, प्रोविजंस की एंट्री आपने सही से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एंट्री आपने सही से ली है, उसके बाद ही आपने डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाला है, तो वहां पे देखो कि वहां पे सारा सब कुछ डिस्क्लोजर हुआ है, आपकी जो कमिटमेंट थी वो सारी आपने पूरी करी है, ठीक है, आपने क्या प्रोविजन सही से मेंटेन करके रखा है, ठीक है, ये सारी एंट्रीज होनी चाहिए पुराने ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस में, एंड फिर वो ओपनिंग बैलेंस आपका करेक्ट कहलाया जाएगा, ठीक है। इट इंक्लूड्स इफेक्ट ऑफ प्रीवियस सभी के सभी ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज एज वेल एज डिस्क्लोजर्स लाइक कमिटमेंट, सब चीज का इफेक्ट। अब कमिटमेंट का एक और एग्जांपल यहाँ पे आप ले सकते हो, लीगल कमिटमेंट्स, ठीक है, आपके ऊपर कोई लिटिगेशन चल रहा था एंड वहां पे अगर आपको पता चलना, आप अगर केस हार गया तो आपके कमिट मतलब आपको आपके ऊपर क्लेम था, इट वाज लाइक अप्रोक्सीमेटली 5 लाख, ठीक है, तो वहां पे वो एंट्री आनी चाहिए लेक्चर में अंडर दैट थिंग, ओके, तो सभी का सभी इंक्लूड होना चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट, प्रीडेसेसर पुराना ऑडिटर, ठीक है, सिंपल, प्रीडेसेसर ऑडिटर यानी कि जो पुराना ऑडिटर है वो, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, अब ये सब करके भाई ऑडिटर को क्या मिलने वाला है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कभी मत भूलो हम लोग क्यों काम कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस दे दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, हम लोगों को मतलब रीजनेबल एश्योरेंस हम लोग कैसे दे पाएंगे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देके, ठीक है, जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जो भी एरर है, जो भी फ्रॉड है, हम लोगों को मैक्सिमम तरीके से कोशिश करनी है कि वो फाइंड आउट किया जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट opening balances are free from material misstatement affecting correct financial statement or accounting policies used in opening balances are consistently applied। फीफो लिफो याद करो, पुराने पिछले साल में भी फीफो अप्लाई किया था, इस साल भी फीफो अप्लाई कर रहे हैं। इफ चेंज्ड आर प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड एंड अकाउंटेड फॉर एज पर द एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं रहना चाहिए। दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी हमने लास्ट ईयर फॉलो करी थी वो इस साल भी कंसिस्टेंटली फॉलो होनी चाहिए, और अगर चेंज हुई भी है तो प्रॉपर डिस्क्लोजर दो और उसका अकाउंटिंग करो, सिंपल है। ऑडिट एविडेंस, अब भाई ऑडिट एविडेंस मिलेगा कैसे ये बताओ आप, ऑडिट एविडेंस मिलेगा कैसे, तो सिंपल है कि अच्छा, अगर आपको ये समरी नोट्स चाहिए तो आप मेरे ऐप पे जाके ले सकते हो, क्योंकि ये समरी नोट्स को आप देख सकते हो कि कितने सिंपल तरीके से अपन सारा सब कुछ समझ के ले रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कम इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, जितना डेटा आपको एग्जाम के लिए चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन करने के लिए चाहिए, आपको क्वेश्चंस जो भी अपीयर होंगे इन्हीं सब डेटा में से होंगे। इस समरी नोट को बनाने का एक ही इंटेंशन था कि बच्चों की जो पढ़ाई है जितना वास्ट आप लोगों को लगता है उतना वास्ट ना लगे, और आपकी जो ऑडिटिंग की पढ़ाई है वो सुपर इजी हो जाए, राइट। तो आप ये एक्सेस कर सकते हो समरी नोट्स मेरे ऐप विच इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर पीक प्रेप, ओके। नाउ करेक्ट कैरी फॉरवर्ड, व्हाट, ऑडिट एविडेंस फॉर ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या, जो कैरी फॉरवर्ड किया है
ब्रॉट डाउन जो हम करेंगे वो सही होना चाहिए। चेक इफ क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर आर करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड और डिस्क्लोज्ड एज पर प्रायर पीरियड आइटम्स इन करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस। एब्सोल्युटली जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था इस साल सही तरीके से आना चाहिए। ठीक है, फिर अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, कभी मत भूलो ओपनिंग बैलेंसेस की जहां पे भी बात आएगी वहां पे अकाउंटिंग पॉलिसीज हर चीज में आपको अपीयर होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टार लगा के जब भी ये एसे आएगा उसके आगे लिख दो जो मेन आपका कीवर्ड क्या रहेगा। इस एसे का कोई भी क्वेश्चन आया तो यहाँ पे भाई साहब आपका कीवर्ड क्या रहने वाले हैं, आपके कीवर्ड्स रहने वाले हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये वर्ड तो भाई यूज होना ही होना चाहिए हर आंसर में। ठीक है, तो आप स्टार लगा के अभी भी नोट डाउन कर सकते हो। अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंश्योर ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज। वेज टू गैदर एविडेंस, अब किस तरीके से गैदर करेंगे हम लोग एविडेंस को, सबसे पहले तो पुराना हिसाब किताब देख लो, रिव्यू कर लो उसको, फिर इस साल के करंट ऑडिट प्रोसीजर्स लगा दो, और फिर अगर जरूरत पड़ती है हमको तो कुछ हम लोग टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर फैप लगा सकते हैं, जैसे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हम लोग लगा सकते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम लोग असर्शन लेवल पे जाके एक आध एंट्री को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो सिंपल क्या है, वेज क्या है, सबसे पहले तो भाई रिव्यू कर लो, रिव्यू करने के बाद करंट ऑडिट प्रोसीजर्स लगा दो, करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर्स लगा दो, फिर अगर जरूरत पड़ी तो भाई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगा दो। यही पैटर्न होने वाला है, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है, वेज टू गैदर ऑडिट एविडेंस, रिव्यू पास्ट financial if prior period financial statement were audited, check audited financial statement copies and related documents। absolutely हम लोग जाके सबसे पहले वही मांगते हैं भाई, ऑडिटर सबसे पहले जाके इस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है और पिछले साल का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है, दोनों चीजें हम लोग मांगते हैं। ठीक है, तो हम पहले पास्ट वाले को रिव्यू भी करते हैं। यूज करंट ऑडिट प्रोसीजर्स, चेक इफ करंट ऑडिट वर्क गिव्स रिलेवेंट एविडेंस अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस, रिलेवेंस होनी चाहिए, है ना। ठीक है, फिर परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, डू स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स इफ नीडेड टू टेस्ट ओपनिंग बैलेंसेस। एब्सोल्युटली ये क्लियर हो गया है। आप वहां पे भी ऐसा आपकी बुक में भी एक ये ड्रॉ कर सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप का अपीयर होएगा कि भाई ड्यूरिंग द ऑडिटिंग ऑफ XYZ कंपनी ऑडिटर वांट्स टू चेक वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस आर materially misstated or not. So in such a scenario, through what ways auditor is going to gather the audit evidence? Okay, through what ways अगर आया तो ways to gather evidence ये आएगा, और स्टार्टिंग में आपको कुछ डेफिनेशन भी देना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट देना पड़ेगा कि भाई ये पार्ट है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का। पहले देखो कि पुराने ऑडिटर कोई वो ऑडिट के अंदर थी कंपनी या नहीं थी। ठीक है, प्रीडेसेसर ऑडिटर था या नहीं था, तो आपको ये इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, एसए का रेफरेंस वहां पे देना पड़ेगा, एसए 510, फिर आपको की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में कंक्लूजन देना पड़ेगा। यही पैटर्न होगा आपके प्रेजेंटेशन का, फुल मार्क्स 5 मार्क्स। ठीक है, फिर इफ मिसस्टेटमेंट फाउंड इन ओपनिंग बैलेंसेस, अगर मिसस्टेटमेंट ओपनिंग बैलेंसेस में मिल गए तो भाई क्या होगा, अगर मिसस्टेटमेंट मिले तो उसको सुधारो, परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। लेकिन अगर किसी भी तरीके से मिसस्टेटमेंट को हम लोग मिल गए हैं लेकिन हम लोग उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो भाई ऐसे सिचुएशन में ऑडिटर का ब्रह्मास्त्र क्या है, ओपिनियन में क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन भी दे सकता है ऑडिटर, राइट। तो ये ऑडिटर के पास ऑप्शन अवेलेबल है अगर वो ऑडिट प्रोसीजर्स को सही से लगा नहीं सकता तो। ठीक है, तो इफ मिसस्टेटमेंट्स फाउंड इन ओपनिंग बैलेंसेस, तो क्या इफ मिसस्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंसेस में अफेक्ट करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स एज नीडेड। मिसस्टेटमेंट इम्पैक्ट करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेज कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नमेंट। रियली वेरी इंपॉर्टेंट, पहले देखो ना करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेगा क्या। इफेक्ट और इम्पैक्ट में डिफरेंस है गाइस। इफेक्ट करेगा तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओ, और अगर लगाने के बाद में भी इस साल कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रह जाता है उसका, कि कहीं ना कहीं पे इस साल में जो फिगर है
क्लोजिंग बैलेंस का फिगर है वो गलत आने वाला है, तो बेटर है कि आप मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करिए। ठीक है ना। ऑडिट एविडेंस फॉर ओपनिंग बैलेंस सिचुएशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ जनरल पॉइंट्स है, सिंपल पॉइंट्स है। ठीक है, कुछ भी बहुत ज्यादा हैवी नहीं है इस ऐसे के बारे में, बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। अगर क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। कॉन्सेप्ट को समझ के लो। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट किसको कहते हैं, बहुत ही ज्यादा कम डेटा दिया हुआ है। कीवर्ड्स को हमेशा याद रखो और उन कीवर्ड्स को यूज करना उस आंसर में। अब कीवर्ड्स क्या होगा भाई, हमेशा एक तो एसए का नाम तो रहेगा ही, और उसके अलावा अकाउंटिंग पॉलिसीज एक वर्ड हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, जनरल फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचर एंड एक्सटेंट। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंसेस को क्या क्या इफेक्ट करता है। ठीक है, तो उसका नेचर क्या है। अब मान लीजिए वो एसेट है क्या, लाइबिलिटी है क्या, फिक्स्ड एसेट है क्या, करंट एसेट है क्या, किस टाइप का ओपनिंग बैलेंस की बात हो रही है, उसका नेचर क्या है, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे ना, राइट। जनरल फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचर एंड एक्सटेंट, यानी कि सबसे पहले तो देखो अगेन अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड, nature of accounting balances and risk of misstatement, significance of opening balances, whether previous year was audited and any modifications। ठीक है, ये 4 चीजें हैं जो कि जनरल फैक्टर्स में आएगी। ऐसे कौन से जनरल फैक्टर्स है जो कि ओपनिंग बैलेंसेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई पहले तो देखो पिछला साल ऑडिटेड था या नहीं था। ठीक है, पिछला साल ऑडिटेड था या नहीं था, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस पे, हर किसी टाइप के ओपनिंग बैलेंसेस पे पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि भाई इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो ये कॉमन पॉइंट है, हर ओपनिंग बैलेंस यार अपने आप में सिग्निफिकेंट है ना, उसमें कहाँ पे कोई डाउट की बात है क्या। अगर ओपनिंग बैलेंस से गलत रहेगा तो अकाउंटिंग ही गलत हो जाएगा ना। तो सिग्निफिकेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, फिर नेचर ऑफ अकाउंट बैलेंसेस एंड रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, कि भाई वहां पे कितना रिस्क होने वाला है, उसका क्या नेचर है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने जो एक्सप्लेन की लिस्ट, अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड, सिंपल है, ये 4 सिंपल पॉइंट है। इफ प्रायर पीरियड वाज ऑडिटेड, तो अगर प्रायर पीरियड ऑडिटेड है तो रेफर टू प्रीवियस ऑडिटेड फाइनेंशियल एंड सपोर्टिंग शेड्यूल्स, रिलाई ऑन क्लोजिंग बैलेंसेस अनलेस करंट ऑडिट रिवील्स पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। सिंपल, हमारा काम वहीं पे खत्म। अगर पुराना साल ऑडिटेड है तो भाई जो स्केड्यूल बनाया है उसके हिसाब से ले लो, और आप ये पॉइंट यूज कर सकते हो कि भाई पुराने साल ऑडिटेड था, इस साल हम लोगों ने सेम बैलेंसेस उठाए, सिर्फ वेरीफाई कर लिया ब्रॉड डाउन एंड सॉरी कैरीड डाउन एंड ब्रॉड डाउन का करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, वो एक हो गया। फिर अगर इस साल हमें कुछ गड़बड़ लगती है तो हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस पे जाएंगे। ठीक है, फेयर इनफ। देन अब इन्होंने दी है अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड एक्सटेंट कुछ एग्जांपल्स फॉर करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, यूज करंट ऑडिट प्रोसीजर्स, एग्जांपल्स कैश रिसीवेबल, फॉर इन्वेंटरी डू फिजिकल काउंट एंड रिकंसाइल, वैल्यूएशन टेस्टिंग, ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ प्रोसीजर्स। दीज आर सम ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स दे हैव गिवन कि किस टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स आप लगा सकते हो। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना कि आप ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओ वहां पे। ठीक है, यूज करंट ऑडिट प्रोसीजर्स, यहाँ पे अपन ने लिखा ना, तो किस टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री है तो आप वैल्यूएशन लाइक फिजिकल काउंट चेक कर लो। ठीक है, वैल्यूएशन टेस्टिंग कर लो। तो एक सिंपल इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। पर नॉन करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज तो क्या, चेक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यूज थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स इफ नीडेड। जहाँ पे थर्ड पार्टी कंफर्मेशन रिक्वायरमेंट है वहां पे वो देखो, जहाँ पे आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करने हैं पूरे के पूरे, तो वहां पे वो देखो। ठीक है, फेयर इनफ। तो ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए हैं सिंपली ना। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर ओपनिंग बैलेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी पिछले साल थी, पिछले साल फीफो था, इस साल भी फीफो ही होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस की अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में डिफरेंस ना आया हो। ठीक है, तो consistency of accounting policies, verify if opening balances policies are consistently applied in a current period,
ठीक है। अगर कंसिस्टेंटली अप्लाइड ना हो तो एक्सप्रेस क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। मैंने क्या बोला, लास्ट में हमारे पास पावर है, ठीक है, कि हम लोग उस हिसाब से हमारा ओपिनियन दे सकते हैं। Change in accounting policies. Ensure changes are properly accounted and adequately disclosed as per the financial framework. If not complied, SA 705 express qualified और adverse opinion. दोनों ही जगह पे आप लोग क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो। अगर जो अकाउंटिंग पॉलिसी से है, पहले तो चीज वो कंसिस्टेंसी अप्लाई नहीं की हुई है, अगर चेंज की हुई है तो वो सही से अकाउंटेड नहीं की हुई है, सही से डिस्क्लोज नहीं की हुई है। दोनों भी सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हो, क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो। गाइस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग मत करना इसको। अकाउंटिंग पॉलिसी में सिर्फ दो चीजें हैं। पहली चीज, कंसिस्टेंटली अप्लाइड दिस ईयर। दूसरी चीज, अगर चेंज हो गया तो चेंजेस आर प्रॉपरली अकाउंटेड। ठीक है, दोनों ही केसेस में अगर कंप्लायंस नहीं है, क्या ओपिनियन दोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन। क्या दोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन। चार्ट ड्रॉ करके ले लो आपके बुक में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए चलते हैं। रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर विथ रिगार्ड टू ओपनिंग बैलेंस। रिपोर्टिंग ही है तो अगेन क्या रिपोर्ट करोगे, सब कुछ सही चला तो ठीक है, लेकिन अगर ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिटेंस एविडेंस नहीं मिला, क्वालिफाइड ओपिनियन का ऑप्शन है, एडवर्स ओपिनियन का ऑप्शन है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का भी ऑप्शन है। If the auditor cannot obtain sufficient appropriate audit balance for opening balance, express a qualified opinion or disclaimer of opinion. If audit balance have a material misstatement affecting current financials and are not properly accounted and disclosed, यही point यहाँ पे repeat हो रहा है। क्या दोगे, एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन। एंड ऑफ द एसे, सिंपल सा ऐसे था। ठीक है, इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं रिलेटेड पार्टी वाला एसे, विच इज SA 550। अगेन मैं आपसे कह देती हूँ, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग ऑडिट को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपका रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए एंड आपके एग्जाम में 60 मार्क्स से ज्यादा स्कोर हो। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड जो मैं भी मेहनत कर रही हूँ उसके फ्रूट्स भी मुझे मिलने चाहिए, राइट। ओके, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर इनके सब कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके डाल सकते हो, या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप वो भी जाके मेंशन कर सकते हो। आई एम श्योरली मेरी टीम और मैं वॉच आउट करेंगे कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाए। इफ यू वांट टू कनेक्ट डायरेक्टली विथ मी फॉर वन-on-one mentorship or any other stuff which is related to CA, CS or your study life, you can surely contact me and my team. We'll try our best to figure out your difficulties. That's it for this video. Let's continue SA 550 in our next video. Stay tuned till then and all the very best for your exams.